राजस्थान में बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। समझने की कोशिश करते हैं कि बिग पिक्चर क्या है। लाल डेयरी को अशोक गहलोत के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुख्य हथियार बना रही है बीजेपी, लेकिन लाल डेयरी के जनक राजेंद्र गुड़ा से किनारा कर लिया गया है। शिवसेना के साथ कोई समझौता नहीं होगा। आखिर बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? जनवादी जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी जजपा, दुष्यंत चौटाला की पार्टी भी इन 41 में से 2-3 सीटों पर नजर थी। बीजेपी ने उससे भी किनारा कर लिया है। तो आखिर बीजेपी चाहती क्या है? 7-7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। क्या बीजेपी ने ऐसा करके स्थानीय विधायक या स्थानीय उम्मीदवार, जिनको उम्मीद थी कि उनको टिकट मिल सकता है, उनके साथ अन्याय किया है और एक बड़ा राजनीतिक जोखिम लिया है? कुछ ऐसे लोगों को भी टिकट दिया गया है जो पिछली बार बीजेपी की हार की वजह बने थे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? इसके साथ साथ ये भी सवाल उठता है कि 71% यानी 29 नए चेहरे उतारे गए हैं, इनके टिकट काटे गए हैं। तो आखिर इसका आधार क्या है? और सबसे बड़ी बात है कि 41 में से 40 सीटें बीजेपी पिछली बार हारी थी। तो इस बार जो नए प्रयोग किए हैं उसमें से 40 में से कितनी सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब होगी? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बीजेपी की पहली लिस्ट को डिकोड करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं। क्या बताती है पहली सूची? बीजेपी की पहली सूची बताती है कि चुनावी सर्वों पर बीजेपी को यकीन नहीं है, जो बीजेपी को 125 पार सीटें दे रहे हैं, एक तरफा जीत बता रहे हैं, फिर भी उस पर यकीन नहीं है। ये सूची बताती है कि बीजेपी को ना विचारधारा से मतलब है और ना जाति धर्म से किसी भी तरह का परहेज है। जिताऊ चाहिए, एकमात्र आधार है। इसके लिए खुद के कार्यकर्ताओं की भी उपेक्षा करने के लिए वो तैयार है। वसुंधरा समर्थकों का हाशिए पर डाला गया है। ऐसा क्यों किया है? सवाल उठता है कि क्या ऐसा करने से इन 40 सीटों में से क्या 20 सीटें बीजेपी जीत जाएगी? क्या 15 सीटें जीत पाएगी? क्या इसमें से 10 सीटें जीत जाएगी? या कम से कम 7 सीटें तो वो जीत ही जाएगी जो सांसदों को टिकट देकर उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है, जिसमें से एक सीट तो पहले से जिताई थी। बाकी 6 सीटें भी कम से कम क्या जीत जाएगी? और क्या ये पर्याप्त रहेगा? कुल मिलाकर देखिए, बहुमत के लिए 50% प्लस 1 सीट लाना जरूरी है। 200 की विधानसभा है तो 100 प्लस 1 यानी 101 सीटें लाना आपके लिए जरूरी है। इस हिसाब से देखा जाए तो 40 सीटों में से 21 सीटें जीतना बीजेपी के लिए जरूरी है। अगर हम ये मानकर चले कि बाकी जगह भी यही हाल रहे कि 140 बची हुई सीटों में से 80 सीटें वो जीतती हैं, लेकिन बीजेपी का आकलन ये है कि कठिन सीटें या पिछली बार हारी हुई सीटों में से अगर वो 50% सीटें जीतती है तो इसका मतलब होगा कि जो दूसरी सीटें हैं, जो आसान सीटें हैं, उसमें से वो 75% सीटें जीत सकती है। ये मोटा मोटा आकलन है उनका, और ऐसे में उनका जीत का आंकड़ा 200 में 125 पार पहुंचता है। लेकिन क्या इस फॉर्मूले पर यकीन किया जा सकता है? क्या ये फॉर्मूला कागजी है या जमीन पर भी सही साबित होता है? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बगावत के सुर उठने लगे हैं। इसके साथ साथ ये 40 सीटें ऐसी नहीं है जो डी श्रेणी की सीटें थी, यानी लगातार 3 बार हारी हुई सीटें नहीं थी। इसमें से बहुत सी सीटें ऐसी थी जो बीजेपी पिछली बार हारी थी या उससे पिछली बार जीत भी चुकी थी, या पिछली बार बहुत मामूली अंतर से हारी थी और उससे पहले जीत भी चुकी है। तो ऐसे में ये प्रयोग क्या करेगा? असंतोष सामने आ रहा है, बगावत के सुर उठने लगे हैं। राजपाल सिंह, अनीता सिंह, हंसराम की और भी कई, कम से कम मैं देख रहा था 10-12 सीटों पर इस तरह के सुर देखने को मिल रहे हैं। तो 40 में से हर चौथी सीट वैसे ही क्या संकट में फंस गई है, और बाकी बची अब इस हिसाब से 30 सीटें। तो 30 सीटों में से फिर क्या 21 सीटें बीजेपी निकाल पाएगी? क्योंकि 50% वाला टारगेट तो पूरा करना है कम से कम।
ये स्थिति तब है जबकि अभी बहुतों ने पत्ते भी नहीं खोले हैं। तो अपने आप में ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक है कि सांसदों को चुनाव लड़ाना ये मास्टर स्ट्रोक है या डिजास्टर स्ट्रोक है। सांसद एक सांसद के अंडर में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। 200 की विधानसभा है, 25 सांसद हैं। तो क्या ये 7 सांसद 8 इंटू 7 56 सीटों पर असर डालेंगे? 41 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए गए हैं और 56 सीटों पर असर हो जाएगा, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि अगर एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है जो 5 साल वाला है, तो 10 साल वाले यानी लगातार 2 बार जीते हुए सांसदों के खिलाफ क्या एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी? क्या दुगनी नहीं होगी? एक तीसरा सवाल उठता है कि अगर सांसद अपनी सीट निकालने में इतने ही कुशल आपको नजर आते हैं तो फिर उनको चुनाव क्यों लड़वाया जाए? बिना चुनाव लड़ाए भी तो वो एक सीट निकाल सकते हैं। चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपनी सीट से बंधे नहीं रहेंगे, तो वो पूरे राज्य में घूमेंगे और ज़्यादा सीटें दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। एक एक सांसद को टारगेट दिया जा सकता है बिना चुनाव लड़वाए। उससे उनमें टेंशन भी नहीं रहेगा कि आप इतनी सीटें जिता पाओगे, जितानी है आपको, और नहीं तो फिर लोकसभा का आपको टिकट नहीं मिलेगा। 24 सांसद हैं, 24 में से हर सांसद के हिस्से में 3 सीटें डाल दी जाए तो भी ये आंकड़ा कितना का पड़ता है? 75 का पड़ता है, करीब करीब 72 का। या फिर सांसदों को टिकट देकर एक तरह से होमवर्क कर रहे हैं नरेंद्र मोदी कि वो लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में नापतोल कर रहे हैं कि सांसदों के खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी है। सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी मिलने का मतलब है मोदी जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, ताकि उसका वो तोड़ निकाल पाएं और नए चेहरों को लोकसभा चुनाव में पेश कर सके। क्या ये स्ट्रेटजी है? एक जहां जहां से सांसद लड़ रहे हैं, या तो फंसी हुई सीट दी थी, बिल्कुल ही हारी हुई सीट देते, आपने आसान सीटें भी दे दी हैं। दिया कुमारी को तो बिल्कुल थाली में परोस कर सीट दे दी है। उससे आखिर क्या मकसद हल हो जाएगा? नरपत सिंह राजवी के बेटे अभिमन्यु सिंह चुनाव लड़ते या दिया कुमारी चुनाव लड़ती, इससे क्या कोई फर्क पड़ता? बीजेपी की खाते में तो एक ही सीट आनी है। दिया कुमारी के कारण डबल 2 सीटें तो जीत नहीं जाएगी बीजेपी। या वो कितना इन्फ्लुएंस कर पाएंगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रयोग कर रहे हैं मोदी जी, ये था लेने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 साल बाद उनके सांसदों को लेकर जनता के प्रति राय क्या है, और इस हिसाब से वो 2024 निश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 2023 तो वो जीत ही चुके हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पहली लिस्ट में वसुंधरा का नाम हो सकता था। अगर ऐसा नहीं होता तो पहली लिस्ट में 2-3-4 वसुंधरा समर्थकों के टिकट नहीं काटे जाते। एक महिला उम्मीदवार का टिकट कटा, वो तो बेचारी कह रही है कि मेरी गलती से मुझे वसुंधरा समर्थक मान लिया गया है, इसलिए मेरा टिकट काट दिया गया है। सांसद इतने ही काबिल थे तो डी श्रेणी की सीटें क्यों नहीं दी गई? अब पहले कहा जा रहा था कि ABCD, अब ऐसा लग रहा है कि ABCD Z सब एक हो गया है। अलग अलग तरीके से, श्रेणीबद्ध तरीके से बीजेपी चुनाव मैदान में उतरना नहीं चाहती। लाल डेयरी वाले आपकी राजेंद्रगुड़ा की बात कर ही ली, शिवसेना से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उदयपुर वाटी से एक जाट को टिकट दे दिया गया है। तो राजेंद्रगुड़ा की हालत क्या पतली हो जाएगी? क्या अब शिवसेना क्या RLP के साथ कोई समझौता कर सकती है? इसी तरह दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ भी चुनावी समझौता नहीं करेगी बीजेपी, ऐसा मोटे तौर पर संकेत दे दिए गए हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला हरियाणा में भी कुछ लोकसभा सीटें मांग रहे थे। तो एक क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है इस तरह के नाराज लोगों का कि वो RLP के साथ एक गठबंधन कर लें? अब अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जो वोट पड़ेगा वो अगर बट गया 2 के बीच में, 3 के बीच में, तो फायदा किसको होगा? ये बात किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। और नज़दीकी वाला मामला है, और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए, या बीजेपी के लोगों को अच्छी तरह से, मुझसे ज़्यादा स्टडी है उनकी, कि पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 सीटें ऐसी थी जहां जीत का जो मार्जिन था उससे ज़्यादा वोट क्षेत्रीय पार्टी को या बगावत पर उतरे या किसी निर्दलीय को मिले थे। तो उसने खेल बिगाड़ा था 36 में से, कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी। तो ये रिस्क बीजेपी ने क्यों लिया है, ये अपने आप में समझ से परे है। हालांकि बीजेपी का खेमे का मानना है
कि बड़ी कसरत की गई है, बड़ी मशक्क़त की गई है और बड़ा गहन विचार विमर्श करके और बहुत सर्वे कराकर देखा गया है। जिताऊ उम्मीदवारों पहली प्राथमिकता बिल्कुल रहे हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सांसदों को उतारना नया प्रयोग है और सांसद कम से कम 2 सीटें, एक सांसद अपनी और बगल की सीट निकालने में भी कामयाब हुए तो 12 सीटें निकलती हैं, ऐसा उनको लगता है। राजस्थान की जनता के सामने नई बीजेपी, न्यू बीजेपी, पुराने चेहरों वाली बीजेपी नहीं, उबाऊ चेहरों वाली बीजेपी नहीं, इसमें से सिर्फ एक है जो 72 साल से ज़्यादा उम्र का है, बाकी सब 70 से नीचे के हैं, बहुत सारे तो 60 साल से नीचे के हैं। तो नई बीजेपी, नए चेहरे, पुराने चेहरों को रिटायर करना मकसद है। सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ जिताऊ का एक कॉकटेल, एक गठजोड़ तैयार किया गया है। कुछ जगह मैन टू मैन मार्किंग की गई है और मैन टू मैन मार्किंग जब की जाती है तो एक बड़े नेता को उतारा जाता है सामने, और ऐसे में जैसे डोटासरा वाली सीट हो या कुछ और सीटें हो, उसमें मैन टू मैन मार्किंग के ज़रिए राज्यवर्धन वाली भी जो सीट है उसको भी हम इसमें गिन सकते हैं। ये एक तरह से बीजेपी ने प्रयोग किया है। अब स्थानीय कार्यकर्ता कितना नाउम्मीद हुआ है हमें नहीं पता इस समय। कुछ जगह बगावत के सुर, कुछ जगह असंतोष के सुर, लेकिन कुछ जगह स्वाभाविक है, वो थोड़े समय के लिए रहते हैं, उसके बाद पार्टी मना लेती है। अब अगर यही ट्रेंड बाकी 160 सीटों के लिए भी रहा तो बड़ी स्थिति बहुत दिलचस्प हो जाएगी। तो अभी आकलन लगाना थोड़ा मुश्किल है, पिक्चर अभी बाकी है। बिग पिक्चर कुछ कुछ दिखाई देने लगी है, जिसकी तरफ मैंने अपने इस वीडियो के ज़रिए इशारा किया है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।